अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं लाहौर से, जहां बिलावल भुट्टो ने कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ की अयादत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान क्या राज़ो नियास हुए, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से कहा कि आसिफ जरदारी को मेरा सलाम कहिएगा। मैं उसी सेल में हूं जहां आसिफ अली जरदारी थे। बिलावल भुट्टो ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कराची में इलाज कराने की पेशकश कर दी। नवाज शरीफ का कहना था, एक कैदी कैसे बता सकता है कि कहां इलाज कराना है। एक से दूसरे अस्पताल ले जाकर तस्दीक की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त का मुंतजिर हूँ। कोट लखपत जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अयादत पर मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी का किया है शुक्रिया अदा। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज ने लिखा है कि उनकी नेक ख्वाहिशात बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। बिलावल की फिक्रमंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिल कद्र है। बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने ट्वीट करके बिलावल का शुक्रिया अदा किया है। और मरियम नवाज ने यह भी लिखा है कि उनकी नेक ख्वाहिशात बिलावल भुट्टो के साथ हैं। बिलावल की फिक्र मंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिल कद्र है, ये कहना है मरियम नवाज का। नहीं लगता कि नवाज शरीफ से कोई डील हुई है या मियां साहब कोई समझौता करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आमराना दौर के काले कवानीन ख़त्म न करना पीपल्स पार्टी और नून लीग की नाकामी है। इत्तेहाद की बातों को क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। No impression. I got no inkling कोई डील हुआ या मियां साहब कोई कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार है। मियां साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है और नून लीग की अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। तबीयत और बीमारी का पूछने के लिए मैं आज हाजिर हुआ। ऑब्वियसली हम सब सियासतदान हैं, दूसरी बातें भी हुए थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक टॉपिक हमने बिल्कुल डिस्कस किया था। पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी नाकामी है। पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अमल नहीं किया। हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को री एम्फसाइज करना चाहिए। एक नया डॉक्यूमेंट भी तैयार करें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ भी चलता है। कल तक तनकीद के निश्तर बरसाने वाले बिलावल को आज मियां साहब से हमदर्दी हो गई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में देखकर अफसरदा नजर आए, लेकिन कल तक इसी 3 बार के वजीर आजम के लिए वो क्या कुछ कहा करते थे, आइए आपको याद दिला देते हैं। मुझे काफ़ी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वजीर आजम रहा है, कोट लखपत जेल में सज़ा भुगत रहा है। ये पनामा शरीफ वाले नवाज शरीफ साहब भागने की कोशिश कर रहा है, हम उसको भागने नहीं देंगे। काफ़ी दुख हो रहा था। हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को री एम्फसाइज करना चाहिए। शरीफों, तुम लोगों के साथ हुआ क्या है? कौन सी तुम्हारी गर्दन या जुबान काटी गई? तो इतना मुनाफिकत हो ना करे सियासत। मोदी के यार को एक धक्का और दो। मियां साहब इस मुल्क का वजीर आजम भी रहे हैं। ये एक किस्म की तशद्दुद है। करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो। तो इतना मुनाफिकत हो ना करे सियासत। 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब पनामा के क्राइम्स के लिए जेल में। और ऐसी अयादत पहले कभी देखी ना कभी सुनी। बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल आमद का सुनकर जयाले भी ढोल बजाते हुए पहुंच गए। मरीज की तीमारदारी से पहले घोड़ों को रक्स कराया जाता रहा। जयालों ने रंग बिरंगे गुब्बारे भी उठा रखे थे। दुनिया की सबसे मुनफरिद अयादत बिलावल जरदारी साथियों के साथ 70 साला मियां नवाज शरीफ की अयादत को पहुँचे तो जयाले ढोल बजा रहे थे, घोड़े रक्स कर रहे थे। कोट लखपत जेल के बाहर तो जैसे जश्न का समा था। ये जो हमारे कल्चरल वैल्यूज है, जो कि हमारा दीन भी कहता है कि कोई मुसलमान बीमार हो तो फिर उसका पूछना जाना चाहिए। मगर जयालों के चेहरों पर तो खुशी का रंग था और हाथों में रंग बिरंगी गुब्बारे भी थे। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए।
इस अनोखी अयादत को देखकर सब हैरान है। अयादत का तरीका भी बदला बदला सा था और बिलावल के मिजाज भी कुछ बदले बदले से थे। कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ से मुलाकात में सिर्फ अयादत होगी, सियासत नहीं, लेकिन बिलावल ने ये मौका भी हाथ से जाने न दिया। तब्दीली सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। जो बयानिया भारत हमारे ऊपर इल्जाम के तौर पर इस्तेमाल करता है, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि पाकिस्तान का एक मुंतखब आदमी वही बयानिया अंग्रेजी में सुना रहा था। नवाज शरीफ की अयादत पर भी सियासत। बिलावल ने मौका हाथ से न जाने दिया। वजीर खजाना असद उमर को आड़े हाथों ले लिया। बोले पता नहीं तनकीद मुझ पर थी या शाह महमूद कुरैशी पर। हमारा जो पढ़ा लिखा जाहिल वजीर है असद उमर साहब, उसको दुख हो रहा था कि मैं अंग्रेजी में बात करता था। पीपल्स पार्टी के कारकुनों के ढोल ताशे और जश्न तमाशे हों या बिलावल की मुखालफिन पर तनकीद, साफ वाज़े हो गया कि नवाज शरीफ के अयादत से ज्यादा ये बिलावल की सियासत का शो था। जाली अकाउंट से अरबों रुपए की हेराफेरी। बैंकिंग कोर्ट ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। कराची की बैंकिंग कोर्ट में सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस की समाअत हुई। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, एजी मजीद, निमर मजीद समेत दीगर पेश हुए। आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक ने नैब की मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त पर एतराज दायर किया। दलाइल में कहा, नैब बैंकिंग कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में मुकदमा मुंतकिल करने की हिदायत नहीं की, नैब को सिर्फ तहकीकात का हुक्म दिया। ये धोखाधड़ी और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का मामला नहीं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गलत दावा किया। मजीद तहकीकात के लिए जो 2 माह का वक्त दिया गया था वो भी खत्म हो चुका है। हुसैन लवाई और ओमनी ग्रुप के वकील ने भी एतराज़ात लगाए। मुकदमा मुंतकिल करने की नैब की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी कर दी। कैमरामैन मोहसिन अली और शाहिद बलोच के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। करोड़ों रुपए की घड़ियां, सोना, गैर मुल्की करेंसी और बहुत कुछ। स्पीकर सिंध असम्बली के लॉकर से मिलने वाले जेवरात का हिसाब किताब कौन देगा? तफ्तीश में मतलूब आगा सिराज दुरानी की पूरी फैमिली अमरीका शिफ्ट हो गई है। दूसरी जानिब स्पीकर सिंध असम्बली के नैब के खिलाफ शिकवे और शिकायत के अंबार। कहा, दिन रात का पता ही नहीं चलता, खोली में खिड़की है ना ही अजान की आवाज आती है। सिंध असेंबली चलाने वाले आगा सिराज को न दिन का पता न रात का। ये तो कहते हैं कि नैब की खोली में खिड़की तक नहीं। अजान की आवाज आती है, नमाज की आवाज आती है, कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ लाइट है। अपना दुखड़ा सुनाते हुए आगा सिराज अदालत में पेश हुए तो नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उन्हें तो तफ्तीश का वक्त ही नहीं मिला, सिर्फ 2 दिन मिले। आगा सिराज की एबटाबाद में 2 करोड़ 70 लाख रुपए की जायदाद का पता चला है। डिफेंस में एक बंगला 4 करोड़ रुपए का है। बैंक लॉकर से 10 घड़ियां मिली, एक घड़ी करोड़ों रुपए मालियत की है। सोना, फॉरेन करेंसी और बहुत कुछ मिला। अदालत ने आगा सिराज की जिस्मानी रिमांड में 21 मार्च तक की तौसी कर दी। नासिर शाह तो कहते हैं आगा सिराज से तफ्तीश में कुछ नहीं मिला। इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है जी, ये सोना मिल गया, ये करेंसी आ गई, वो सारी चीजें डिक्लेयर है। हवालात नैब को आगा सिराज दुर्रानी की फैमिली से करने थे, लेकिन उनका तो पूरा खानदान अमेरिका शिफ्ट हो गया, जहां पीपल्स पार्टी के एक साबिक वफाकी वजीर ने उन्हें वेलकम किया। आसिफ अली जरदारी बैंकिंग कोर्ट आए, आगा सिराज दुरानी एहतसाब अदालत। जेलों को तो बस मौका चाहिए। स्पीकर सिंध असम्बली की पेशी के मौके पर इहाते अदालत ही नहीं, कमरा अदालत में भी नारे लग गए। लग रहा है ना जैसे ये कोई जलसा है। जी नहीं, ये तो आगा सिराज दुरानी बतौर मुल्जिम शहनशाहों की तरह एहतसाब अदालत में आ रहे हैं। अदालत का कोई तकद्दुस होता है, लेकिन सब पामाल करते आगे बढ़े जा रहे हैं। जियालों ने तो कमरा अदालत को भी ना छोड़ा, वहाँ भी नारेबाजी करते रहे।
वरक पलटकर माजी देखें तो जियालों का यही वतीरा रहा है। आसिफ अली जरदारी हो या उनकी बहन फरियाल तालपुर, अदालत में आते तो करप्शन का हिसाब देने हैं, लेकिन ढेर सारे जियाले साथ आते हैं जो अहाते अदालत को जलसा गाह बना देते हैं। अपने हक में नारे सुनना सियासतदानों की आदत बन चुकी है। ये क्या सियासी दबाव डालने का कोई तरीका है? इसका जवाब तो सियासी खिलाड़ी ही जाने। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त, कराची से 2 बड़ी मछलियां पकड़ी गई। आमदन से ज्यादा असासाजात केस में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को मुकम्मल ताउन का इनाम मिल गया। जाली बैंक अकाउंट केस में सिंध से मजीद 2 बड़ी मछलियां नैब के जाल में आ गईं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जब्बार मेमन और शब्बीर बम्बाट को हिरासत में ले लिया। दोनों से तफ्तीश इस्लामाबाद में होगी। मुल्ज़मान पर गैर कानूनी तरीके से जमीन अलॉट करके कौमी खजाने को 8 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ नैब में तहकीकात रोक दी। नैब के मुताबिक असद कैसर ने तमाम असासों की तफसीलात इस हल्फनामे के साथ फराहम कर दी कि बयान किए गए असासों के अलावा कुछ भी निकले नैब जब्त कर ले। नैब हुकाम के मुताबिक बतौर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इनके खिलाफ मनपसंद भर्तियों का इल्जाम साबित नहीं हो सका। नैब तर्जमान का कहना है कि असद कैसर के खिलाफ फिलहाल कोई तहकीकात जारी नहीं। अलबत्ता हाई कोर्ट में कोई केस जेर समाअत है तो फैसला आने पर इसका जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 5 साल में 50 लाख घर बनाने के लिए पुरज़म है। खुशी हुई कि किसानों के लिए कर्जों और फाटा के लिए पैकेज का ऐलान हुआ। कच्ची आबादियों की हालत बहुत ख़राब है, रिहाइशों के लिए फ्लैट्स बनाकर सहूलियात देना चाहते हैं। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये लो कॉस्ट हाउसिंग तो एक उसका कंपोनेंट है कि हमने गुर्बत कैसे कम कर दी। हर इंसान चाहता है कि मेरा अपना घर हो। बहुत बड़ी एम्बिशन है कि 50 लाख घर बनाना चाहते हैं हम। स्टेट बैंक गवर्नर साहब, आपने बैंक्स को आपने इंसेंटिवाइज किया लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए, ये बड़ा ज़बरदस्त कदम है। छोटे किसानों के लिए भी आपने कैश अवेलेबल किया। फाटा के लिए स्पेशली एक पैकेज है। हमने फैसला किया है कि हमने सारी कच्ची आबादियों के अंदर डेवलपर्स को, प्राइवेट सेक्टर से डेवलपर्स को अलाउ करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो वहाँ कमर्शियल सेटअप करें। उसके प्रॉफिट से वहाँ पूरा लोगों के लिए जो कच्ची आबादियों में रहते हैं उनकी पूरी फ्लैट्स बनाएं। पाकिस्तान में हमने शहरों को फैलने नहीं देना, हम शहरों को ऊपर लेके जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट हमारे साथ जल्दी से वो फोक्लोजर लॉज का केस सुन ले, उससे ये बड़ी तेजी से जो हमारा टारगेट है 50 लाख घर का 5 सालों में इंशाल्लाह वो हम पूरा कर सकेंगे। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वजीर खजाना असद उमर ने भारत को ग्रुप की मुश्तरका सरबराही से हटाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। भारत ने FATF में जाकर लॉबिंग की। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं भारत को ग्रुप की मुश्तरका सरबराही से हटाने के हवाले से पाकिस्तान का मुतालबा और तहफुजात बिल्कुल जायज हैं। इंडिविजुअल कंपनीज को जाके लॉबी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी पाकिस्तान को फौरी तौर पे ब्लैक लिस्ट करो। एक रिपोर्ट होती है कि इंडिविजुअल, हर मुल्क अपनी अपनी रिपोर्ट है, इंडिया ने अलग से अपनी एक रिपोर्ट दी। सियासी तकरीरें वहाँ पे हो रही हैं, अब्यूज किया FATF के प्रोसेस को। तो पाकिस्तान की ये बिल्कुल जायज मुतालबा है कि इंडिया को कोचर की पोजीशन से हटाया जाए। वजीर खजाना का कहना था कि कालादम तंजीमों को गुज़िश्ता हफ्ते हाई रिस्क डिक्लेयर कर दिया गया है। FATF ने जनवरी तक रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया था। आलमी बैंक की कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी की अक्सरियत को सरकारी इदारे बेहतर चलाने की तरबियत नहीं है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निमटने के लिए तैयार हैं, सिपाह सालार ने बता दिया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कौम को मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मुल्क के 2 बड़ों की अहम बैठक, पाक भारत कशीदगी समेत मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर मुशावरत। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी, मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल जुबैर के हालिया दौरा के बाद खित्ते की सूरत हाल भी जेर बहस आई।
पाक फौज दुश्मन की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। सिपह सलार ने वजीर आजम को बता दिया। इस मौका पर वजीर आजम का कहना था कि कौम को मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। चकोठी सेक्टर पर भारतीय फौज की बिलाइख्तियार फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान खान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है और ये चकोटी सेक्टर है जहां पर सिविलियन आबादी पर बिलाइख्तियार फायरिंग की गई है भारतीय फौज की जानिब से, जिसमें ISPR के मुताबिक खातून समेत 2 शहरी जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि भारतीय फायरिंग से 4 शहरी जख्मी हुए हैं और पाक फौज की जानिब से भारतीय चेक पोस्टों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। उनको जवाबी रद्द-ए-अमल जो है वो दिखाया गया और शहीद होने वालों में गुलाम हुसैन और नौशाद बीबी शामिल हैं, जबकि जो जख्मी होने वाले हैं उनमें राजा महमूद, जायदा बीबी, गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद जाकिर शामिल हैं और ISPR की जानिब से ये जो सूरत हाल है वो उसके आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक भारतीय फौज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। आज़ाद कश्मीर चकोठी सेक्टर के गांव मिराबगोट में गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज की गोलाबारी से इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरी शहीद और 4 अफराद जख्मी हुए थे। शहीद गुलाम हुसैन शाह की नमाज जनाजा बरी इमाम इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। भारतीय फौज दहशतगर्दी से बाज न आई। इतवार को चकोटी सेक्टर भारतीय शरंगेज फोर्सेस की गोलाबारी से गूंजता रहा। गांव मिराबगोट में सिविल आबादी को निशाना बनाया। 4 मकानात तबाह हो गए। लोग सामान और मवेशियों के साथ नकल मकानी करके महफूज पनागाहों का रुख कर रहे हैं। बुजुर्ग शहरी गुलाम हुसैन शाह भी गोलाबारी की जद में आकर शहीद हो गए। गुलाम हुसैन शाह इस्लामाबाद के रिहायशी थे। बेटी से मिलने मिराबगोट गए थे। मिराबगोट इनकी बेटी का घर था, वहाँ पर गए तो इंडियन आर्मी वालों की तरफ से गोला फायर हुआ तो उससे ये शहीद हो गए। शहीद गुलाम हुसैन की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। उन्हें इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के इलाके PCHS में मारूफ बिल्डर के भाई खालिद गौहर ने छोटे भाई हामिद गौहर और उसकी अहलिया को फायरिंग करके कत्ल किया और फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जायदाद का तनाजा, 3 जिंदगियां निकल गया। इतवार की शब कराची PECHS ब्लॉक 6 में भाई ने छोटे भाई और भाभी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मारूफ बिल्डर के भाई खालिद के घर उसका छोटा भाई 40 साला हामिद गौहर और भाभी मिलने आए। बातचीत में तलखी बढ़ी तो तैश में आकर खालिद ने अपने छोटे भाई और उसकी बीवी पर गोलियां चला दी। हामिद मौके पर ही हलाक जबकि अनीका शदीद जख्मी हो गई। फायरिंग के बाद खालिद ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वाकया जायदाद के तनाज़े पर पेश आया। फायरिंग से जख्मी हामिद की बीवी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो 1 दिन बाद दौरान इलाज चल बसी। पुलिस ने 9mm पिस्तौल और फायर किए गए 8 हॉल तहवील में ले लिए। वाकये का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। कराची में बिल्डर घराना कैसे उजड़ा, समा ने पता लगा लिया। करोड़ों रुपए की दुकान ने 3 जानें निगल ली। मजीद बात करेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, जायदाद का तनाज़ा था, अहले खाना का क्या बताना है, क्या मालूम कर पाया आप? जी सिद्रा, बिल्कुल हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि एक दुकान जो कि तारिक रोड पर वाक़ थी वो इस तमामतर झगड़े और कत्ल की जो है वो वजह बनी। हामिद की ये दुकान थी, हामिद की मिल्कियत थी तारिक रोड पर वाक़ ये दुकान, और खालिद जो है वो इस दुकान को चलाते थे, जो इनके बड़े भाई थे। हामिद जो है वो 3.5 करोड़ रुपए मांग रहे थे खालिद से इस दुकान के एवज, और मारूफ बिल्डर जो कि इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी जो है वो 1 हफ्ते कबल दोनों भाइयों के दरमियान जो है सुलहनामा भी करवाया था कि खालिद जो है वो 3.5 करोड़ रुपए और इस दुकान के एवज जो है वो हामिद को दे देगा, लेकिन उसके बावजूद ये मामला तय नहीं हुआ। और गुज़िश्ता रोज ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कि खालिद ने जो है वो अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्टल से पहले भाई और भाभी पर जो है वो फायरिंग की और उसके बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ठीक, यानी कि करोड़ों रुपए की दुकान वजह तनाज़ा थी। अहमद रहमान खान, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके मेमन गोट में शौहर ने बीवी और बेटी को डंडों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर डाला। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। नशे की लत या मामला कुछ और। कराची में मेमन गोट के इस घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ। शोर शराबे की आवाजें आती रहीं, लेकिन फिर
लंबी खामोशी। अजब गुल इतना हैवान कैसे बन गया? झगड़े के दौरान अपनी बीवी जोहरा और 16 साला बेटी पर इतने डंडे बरसाए कि उनकी जान ही ले ली। उन्होंने जो है ना हमारी बहन के साथ बड़ा नाजायज करा। घर लेकर गए इनको, फिर इनको मारता था। मेरी बहन मुझे शिकायत करती थी तो मैं फिर भी इसको समझाता, मैंने बोला नहीं मारो। अजब गुल ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने के बाद भी यूसी चेयरमैन को ही मौत की इत्तला दी और फिर फरार हो गया। चेयरमैन ने कहा कि मैं ऊपर छत पे गया, ताला लगा हुआ था, छत से कंफर्म किया तो आपका सेन जो वॉशरूम का सेन था उसमें वो डेड बॉडी जब देखा तो फिर उन्होंने ताला तोड़ा है। पुलिस को अजब गुल के मोबाइल की आखिरी लोकेशन जैकबाबाद मिली है। सिंध हाई कोर्ट में शाहरुख जतोई और दीगर की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत मुल्जिमान के वकला के दलाल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मुद्दई के वकील ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि मुद्दई मुकदमा और मकतूल के वालिद का इंतकाल हो चुका है। पसमानदगान में बेवा और 2 बेटियां हैं। तीनों खवातीन बैरून मुल्क हैं और अदालत नहीं आना चाहती। खवातीन सोशल मीडिया से खौफजदा हैं। सरकार ने मुल्जिमान और मुद्दई के दरमियान समझौते पर एतराज़ किया था। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रजामंदी के बगैर समझौता अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बलूचिस्तान भागनाड़ी में पानी की किल्लत का मसला सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस लेने के बावजूद भी हल न हो पाया। नौजवानों ने भागनाड़ी से कोयटा तक 250 किलोमीटर तक लॉन्ग मार्च किया। तफसील जैनुद्दीन से। ये पानी हम लोग बलूचिस्तान का इलाका बागनाड़ी, जहां इंसान और हैवान एक ही जगह से गंदे जोहड़ों का पानी पीने पर मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लिया तो हुकूमत ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद भी सूरत हाल तब्दील न हुई। इलाके के 16 नौजवानों ने तंग आकर बागनाड़ी को पानी दो की तहरीक शुरू कर दी। कोयटा तक पैदल लॉन्ग मार्च करके मुनफरिद तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हम अपने बुनियादी हक पीने के साफ पानी से 20 सालों से महरूम हैं और मुंतखब नुमाइंदा और महकमा PHE ने आज तक इसका नोटिस नहीं लिया है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद भी हिम्मत न हारी और 250 किलोमीटर का मुश्किल सफर 11 रोज में तय करके पानी के लिए 1.5 लाख लोगों की आवाज बन गए। सुबह से लेकर शाम तक हम पानी की तगोदो में रहते हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका का कहना है कि इलाके की निस्फ आबादी पानी की किल्लत के बायस पहले ही नकल मकानी कर चुकी है। पुरअज़म नौजवानों का कहना है कि हुकूमत से पानी का बुनियादी हक लेकर रहेंगे। सुनवाई ना हुई तो कोयटा में तादा में मर्ग भूख हड़ताल भी करेंगे। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा चल पड़ा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम फिर सर्द होने लगा। मलिका को हिसार में बारिश के बाद बर्फबारी, दर्जाए हरारत -3 तक गिर गया। आसमान से गिरते सफेद गालों ने नजारों को और भी हसीन बना दिया। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम और लीपा की बंद सड़कें ताहाल न खोली जा सकी। गलियात में भी खूब बर्फ पड़ी। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। दीर में, लवारी टॉप, कुमराट और डोगदरा में बर्फबारी ने हर चीज को ढक दिया। लवारी टॉप पर 1 फीट और टनल के पास 10 इंच तक बर्फ पड़ी। टमाटर इतने महंगे क्यों? समा के प्रोग्राम नया दिन में सवाल उठाया गया, जिस पर वजीर ज़राअत सिंध और कराची सब्जी मंडी के सदर के दरमियान खूब नोक झोंक हुई। मार्च का महीना और 150 रुपए किलो टमाटर, नया मसला उठाया गया समा के प्रोग्राम नया दिन में। अगर कोई हांडी में टमाटर ना डाले तो क्या डाले? टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। जिस पर इस्माइल राहू और हाजी शाहजहां के दरमियान बहस छिड़ गई। या सीड्स कंपनी हो, ये सिंध में अभी बड़े मुजाहरे भी हो रहे हैं और ये प्रिंट मीडिया में बहुत आ रहा है। ये रोगी कंपनी है, उससे करोड़ों एक्शन। सदर कराची सब्जी मंडी हाजी शाहजहां ने कहा, काश्तकारों को जाली बीज दिए गए। टमाटर इस सीजन में कभी महंगा नहीं हुआ, तारीख में पहली मर्तबा हुआ और मैंने उसका रीजन बता दिया। वजीर ज़राअत सिंध इसरार करते रहे कि इन्हें जाली बीज की कोई शिकायत ही नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ हमें अब तक कहीं से कोई भी रिटर्न में कंप्लेन मौसूल नहीं हुई है। हाजी शाहजहां ने बताया कि फरवरी और मार्च में टमाटर 10-20 रुपए किलो बिकते हैं, लेकिन इस मर्तबा रमजान तक सस्ते होते नजर नहीं आ रहे। रमजान तक तो हमें कोई सूरत नजर नहीं आ रही। वेस्ट इंडियन स्टार्स विविन रिचर्ड्स और डैरेन सैमी कराची में लजीज खानों पर खूब जोर दे रहे हैं।
अब सैमी को कराची के चटपटे खाने पसंद आए तो सर विवियन रिचर्ड्स ने हलीम पर हाथ साफ किया। कराची के चटपटे खानों ने सर विवियन रिचर्ड्स को भी दीवाना बना दिया। वेस्ट इंडियन स्टार ने मदे लेकर हलीम खाई। डैरेन सैमी भी पाकिस्तानी पकवानों और सकाफत के दिल दादा हैं। You know, I enjoyed the experience here. You know, I didn't know it was so comfortable. Biryani, whether it be lamb, chicken, you know, fish, whatever. You know, I enjoy spice. 2 बार वर्ल्ड T20 जीतने वाले साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान वजीर आज़म इमरान खान की शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। तो नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच तो जारी है। दोनों टीम्स के मद्दा पसंदीदा टीम्स और खिलाड़ियों को बाजे बजाकर सपोर्ट कर रहे हैं। शायन सलीम बताइए। जोश दिखा दो, मैदान सजा दो, बाजा बजा दो, ये गाना तो हमने सुना है, लेकिन आज जो क्राउड है वो इसका अमली मुजाहिरा कर रहा है। ये यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग बाजे लेके आए हुए। ये कैसे बचना है? ये अभी बता दे, हम तरीका बता दे, इस तरह बचते हैं। बस इंशाल्लाह जब तक हमारे सांसों में दम रहेगा हम बजाते रहेंगे। इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते रहेंगे। हार्ड सपोर्टर है आप, किसको सपोर्ट कर रहे हो? कौन सा पसंदीदा खिलाड़ी है? मेरा वैसे जो डैरेन सैमी है और केविन पोलार्ड को भी मैं सपोर्ट करता हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, कराची किंग्स यहाँ पे ज्यादा सपोर्टर एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, मगर पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर भी बहुत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बच्चे आए हुए, खासकर डैरेन सैमी को यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं। क्या कहेंगे डैरेन सैमी को? थैंक यू कैसे करेंगे? I am crazy from him. I like to say thank you to him. और क्राउड के बारे में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे आज तो क्राउड बहुत चार्ज हुआ है जी। दीगर खबरें शामिल करते हैं। एहतसाब अदालत ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ और बाबर अवान समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर, एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और साबिक वजीर कानून बाबर अवान समेत 7 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जज अरशद मलिक ने रेफरेंस में नामजद तमाम मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए कहा, बुनियादी इल्जाम ये है कि मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल करना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने गफलत बरती। फर्द जुर्म के मतन में कहा गया, मुल्जमान ने जानबूझकर अहम मंसूबे में ताखीर की। नाअहली के बायस कौमी खजाने को 27 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा। हमने उसको डिनाई किया कि नहीं, हमने तो कोई इसमें जुर्म नहीं किया। अदालत का मुल्जमान के खिलाफ गवाहों को तलब करके 19 मार्च से रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। वजारत पानी और बिजली के मुलाजिम गवाह मोहम्मद नईम का बयान अगली समाअत पर कलमबंद किया जाएगा। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मुल्तान के निजी कॉलेज में रंगारंग कल्चर डे और स्पोर्ट्स गाला का अहवाल बता रहे हैं अमजद मलिक अपनी रिपोर्ट में। सिंधी, पश्तून, बलोची और पंजाबी तमाम सकाफती रंग नजर आए मुल्तान में निजी कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल एंड स्पोर्ट्स गाला में। मेले में तुलबा और तालबात ने सकाफती लिबास ज़ेबे तन किए और स्टॉल्स लगाकर पाकिस्तान के हर सूबे के कल्चर और इसकी रवायात को खूब उजागर किया। तालबात ने कश्मीरी रक्स पेश किया तो सराइकी भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। तुलबा और तालबात के दरमियान रेसिंग के मुकाबले हुए तो तालबात ने अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाए। शुरका का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों से तुलबा की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है। कल्चरल फेस्टिवल में शरीक तुलबा और तालबात मुल्क के मुख्तलिफ सकाफत को नुमाया करके अमन और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन। आप देखते रहिए समा।